ऐसा मैंने कुछ दिन पहले आपको सिलेबस के वीडियोस दे दिए थे, यानी कि हम लोग 9th एंड 10th की किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं, सिस्टमेटिकली किस प्रकार से आपका रूटीन रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा आज रूटीन के बारे में बता दूंगा। अब देखो, सिलेबस वाली वीडियोस में क्या बताया गया था मैंने कि एक्चुअली 15 से हम लोग 9th एंड 10th के जो भी एक वीडियो लेक्चर्स हैं या वीडियो लेक्चर की सीरीज जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे साइंस के लिए भी, बट जस्ट बिकॉज ड्यू टू हेल्थ इश्यूज मैं वो वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था। काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से आई वॉज नॉट एबल टू क्रिएट वीडियोज़ फॉर यू ऑल। दैट्स वाई आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बैठ गई थी, अभी भी आवाज़ प्रॉपर तरीके से सही नहीं हुई है, बट आई एम एक्चुअली मैनेजिंग एंड ज़्यादा इसको डिले नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। तो दैट्स वाई मैंने इसको वापस से रिज्यूम करने का सोचा और आज से आपको वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म पे ही, ठीक है। तो जो तो ऑलरेडी पहले से जुड़े हैं उन सभी के लिए तो खुशखबरी है कि आपके वीडियो लेक्चर्स रिज्यूम हो रहे हैं। 9th एंड 10th के टर्म 2 के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं, तो ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल पहले ये ऑलरेडी जो बच्चे पहले से जुड़े हैं हमारे साथ, ठीक है, जो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो ऑलरेडी जानते हैं कि किस प्रकार का कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उनके ऑलरेडी फीडबैक्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें मिले भी हैं। अब जो बच्चे नए हैं सबसे पहले उनकी बात करेंगे, तो वो सबसे पहले चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, तो अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फटाफट से, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर सिलेबस की अगर बात करी जाए तो सिलेबस के अनुसार मैथ्स के, इंग्लिश के, सोशल साइंस के और साइंस के लिए तो मैं हूँ ही आपका अपना पर्सनल एजुकेटर सागर सिन्हा, ठीक है। तो इन सभी के वीडियो लेक्चर्स आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिल रहे हैं। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ टेलीग्राम पे भी। अभी मैं आगे थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आपको पीडीएफ वगैरह कहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस की वीडियोज अगर आपने देखा होगा तो आपको जानकारी होगी इस बारे में, ठीक है। अब देखो यार, थोड़ी सी बात करेंगे टर्म 1 के बारे में कि टर्म 1 में किस प्रकार से चीज़ें रही थी, फीडबैक क्या रहा। टर्म 1 में काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई करी थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई थी बच्चों के द्वारा भी, ठीक है। तो टर्म 1 में जिस प्रकार का हमारा रिजल्ट रहा है बच्चों को लेकर के, ठीक है, अलग अलग रीजन वाइज भी अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल रीजन हो गया, वेस्ट रीजन हो गया, इन सभी में जो पेपर का लेवल था दैट वाज मॉडरेट। जो पढ़ाया गया था प्लेटफॉर्म से उसी के अनुसार ये पर्टिकुलरली क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। पहली बात ये क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात, अब जिनको कंसेप्ट के अनुसार या कंटेंट के अनुसार कोई भी शंका है ज़रूर पढ़ो यार, यहाँ पर से पढ़ करके देखो, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है, मैं खुद बताऊँ तो मैं खुद एक साइंस फैकल्टी हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। और वैसे भी मैंने अपने बोर्ड की अगर बात करी जाए या 12th की बात करी जाए, काफ़ी बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर रखे हैं। तो आपको कहीं भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ कोई टीचर से ऐसे पढ़ रहे हैं जिनने खुद नहीं फोड़ रखा। तो आपने एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे जिसने खुद बहुत ज़बरदस्त तरीके से एग्जाम्स फोड़े हैं, और आपको भी इसी प्रकार पे इसी पथ पर आगे लेकर के चलूंगा मैं, ठीक है। तो आपको कंटेंट के रिगार्डिंग तो कोई भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए, पहली बात। चलिए अब देखो, आगे मैं थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिकली रूटीन बता देता हूँ कि रूटीन वाइज हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अभी एज ऑफ नाउ जब तक तबीयत और अच्छे से सही हो जाती है तब तक हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट डे पे 9th एंड 10th के वीडियोस में यहाँ पर आपको देते रहूँगा, ठीक है। MWF इसको आप रख लो अपने 9th के लिए, ठीक है। 9th क्लास की आपको यहाँ पर साइंस के वीडियोस मिल जाएंगे, और TTS इसमें आपको 10th की वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल मैं करवाने की कोशिश करूँगा 100%, ठीक है। MWF कहने का क्या मतलब है कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इसमें आपको 9th के साइंस के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। जो भी चैप्टर वाइज है वो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंटली चैप्टर वाइज आपको कंटिन्यूअस स्टडी मिलेगी, ऐसा कोई टूटा कोई भी ब्रेकेज नहीं मिलेगा, ठीक है। TTS की अगर बात करी जाए तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है, इनकी बात करी जाए तो इनमें हम लोग 10th के लिए साइंस के कंटेंट को पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी डिस्टर्बेंस अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ अल्टरनेट डे में वीडियोस हैं, मैं रेगुलर भी इसको कर दूंगा, थोड़ा सा यार मेरी तबीयत सही होने दो, ठीक है। क्योंकि आवाज़ यार अभी भी प्रॉपर तरीके से अच्छी नहीं हुई है, बट एक्चुअली आई एम मैनेजिंग, ठीक है, कि काफ़ी दिन तक डिले नहीं कर सकते। चलिए अब देखो, आज हम लोगों ने चैप्टर उठाया अपना एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सबसे बेहतरीन चैप्टर मेरे को अगर मैं 9th का बताऊं तो सबसे बेहतरीन चैप्टर यही है, जो आपको बहुत सारे नंबर देगा और काफ़ी आसानी से आपको नंबर्स देगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जितने कंटेंट, जितने कंसेप्ट की आवश्यकता है सब कुछ मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा। आवश्यकता है कि आपको उसको रिवाइज करना है। देखो रिवीजन मस्ट है, ठीक है, इस चैप्टर में रिवीजन मस्ट। अगर आपने रिवीजन कर दिया अच्छे से तो आप आराम से लेकर के जाओगे चैप्टर, कोई भी दिक्कत की बात नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज़ें हैं। तो टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको जानकारी ऑलरेडी है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ्स वहीं पर मिलते हैं। आगे जितनी भी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलती हैं मेरी, सब आपको वहीं पर, जितने भी अपडेट्स होते हैं आपको वहीं पर मिल जाते हैं। साथ साथ में प्रैक्टिस कंटेंट, जो कि मैंने आपको इस बार बताया था कि हम लोग चेकलिस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, चेकलिस्ट या मॉड्यूल जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने सिलेबस वाली वीडियो लेक्चर में ही बता रखा है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। जब भी हम एक चैप्टर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट करेंगे, उसके रिगार्डिंग 25 या 30 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, या जो पैटर्न आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है उसके अनुसार वो प्रश्न रहेंगे और आपको उनको सॉल्व करने हैं।
PDF फॉर्मेट में आपको वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। अब देखो, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर एंड बेसिक यूनिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करी जाए तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर्स, बेहतरीन, ठीक है। तो इतने सारे कंसेप्ट को हमें यहाँ पर क्लियर करना है, जो कि अगर बात करी जाए, ठीक है, इस चैप्टर में। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यार देखो हमारा प्राइमरी टॉपिक होगा, ठीक है। तो आज हम लोग मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एटम्स तक के हम लोग चीज़ें कवर अप कर ले, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ लॉज भी डिस्कस करेंगे साथ साथ में। ओके, चलिए अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो शुरुआत होती है वो होती है अपने मैटर से, ठीक है, कि व्हाट इज मैटर, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज मैटर, क्योंकि मैटर के आधार पे ही ये चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि मैटर के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आने वाले टॉपिक्स आपके लिए बिल्कुल भी क्लियर नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। लेट मी वेरी फ्रैंक टू यू, ठीक है। तो मैटर होता क्या है, आपने पढ़ा होगा काफ़ी, बचपन में भी हम इसको पढ़ते आते हैं कि क्या होता है मैटर, ठीक है। तो अब देखो, बेसिक अगर डेफिनेशन की यहाँ पर बात करी जाए कि मैटर का डेफिनेशन क्या है, बेसिक सा यहाँ पर, तो ऑलरेडी हमें इस बारे में जानकारी है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, है ना, यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना, एक एरिया अपने आप को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, एक एरिया घेरती है, या एक उसका मास होता है ना, एक वजन होता है। वजन कहने का क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पर बहुत बच्चों को एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन होता है कि क्या मास और वेट सेम है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिफरेंसेस बता देता हूँ, जस्ट बिकॉज ये कंसेप्ट थोड़ा सा हाई लेवल है, ठीक है। आगे के क्लासेस में आपको इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एज ऑफ नाउ आप इतनी चीज़ याद रखो कि मास का मतलब क्या है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में कितना कंटेंट है ना, कितना वजन है, कितना कंटेंट है उसके पर्टिकुलर बॉडी में, दैट इज नोन एज मास। और वेट की अगर बात करें तो वेट इज डिनोटेड एज अ फोर्स, ठीक है। वेट को हम लोग फोर्स की तरह डिनोट करते हैं, ठीक है, न्यूटन होता है ऐसा यूनिट इसका। वेरस मास की यूनिट क्या होता है, केजी, ग्राम वगैरह वगैरह, इस तरीके से ऐसा यूनिट्स होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये एक बेसिक सा डेफिनेशन हो गया, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है या उसका एक मास होता है, दैट इज मैटर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शुगर हो गया, ठीक है, या जितने भी आपके आसपास में आपको एग्जाम्पल्स दिखाई दे पा रहे होंगे, सभी इसके एग्जाम्पल्स मैटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करी जाए तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है, प्लाज्मा। अब देखो, हो सकता है इस बारे में आपको जानकारी ना हो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैटर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैटर। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, ये 3 बेसिक टाइप्स होते हैं मैटर के, हम बहुत बचपन से इनके बारे में पढ़ते आते हैं, ठीक है। लेकिन हायर क्लासेस में जाने के बाद हमें 2 और टाइप्स देखने को मिलते हैं मैटर के, एंड दैट इज प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखो आपको 5 मैटर्स, जो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैटर, आज से आपको इस बारे में बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना है कि अगर आपसे अब पूछा जाता है, क्योंकि यार हम लोग अब स्टैंडर्ड क्लासेस में, 9th एंड 10th क्या होती है, स्टैंडर्ड क्लास होती है, ठीक है। हम अब 7th या 8th में या 6th में नहीं है कि हमें टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में बस 3 बताने हैं, बिल्कुल भी नहीं। अब हमसे अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर आर देयर, हमें सीधी बात बतानी है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इनके एक तरीके से फॉर्मेशन के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, जब जहाँ पे ज़रूरी होगा मैं आपको बताऊंगा। एज ऑफ नाउ आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। सॉलिड देखो, गोल्ड हो गया, यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, इन सभी के एग्जांपल्स डाल रखे हैं मैंने, बेसिक सी चीज़ है ये, ठीक है। तो मैटर के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिल चुकी है, होप सो इतनी जानकारी काफ़ी है, ठीक है। अब देखो, चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आपके सामने कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे। आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी। अब देखो, एटम्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप एटम्स के बारे में जान लो, है ना, कि हमारे इंडियन फिलोसफर्स का क्या कहना था एटम्स के बारे में, या एक ग्रीक फिलोसफर्स हैं उनका क्या कहना था, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये जानना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एटम्स का एक तरीके से मैं अगर डिस्कवरी की बात करूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स इन दोनों के थाउट से मिलकर के आ रखा है, ठीक है। अपने इंडियन फिलोसफर्स ने भी इस प्रकार की चीज़ें बताई है और ग्रीक फिलोसफर्स ने भी चीज़ें बताई है कि एटम्स इस प्रकार का हो सकता है, या ये उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ना बेहद आवश्यक है, ठीक है।
अभी तो हम लोग पढ़ेंगे कि एटम्स डिवाइड होगा डिवाइड नहीं होगा, आगे की क्लासेस में आपको इनमें और भी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज समवेट, हम लोग कहते हैं कि हाँ केमिस्ट्री थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, बट कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट क्लियर करते जाओ, काफ़ी बेहतरीन आपको मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक इंडियन फिलोसफर के बारे में जिसका नाम है महर्षि कनद। ठीक है, तो कनद जी अपने एक इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने एटम्स के बारे में हमें जानकारी दी। उनका एक थॉट प्रोसेस था जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कि इनकी फिलोसफी क्या कहती है एटम्स के बारे में। देखो इनका कहना था, ही सेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, पदार्थ है ना, इन्होंने मैटर को क्या कहा, पदार्थ एक तरीके से कहा, वे विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये कहना था कनद का। कनद का कहना क्या था कि अगर हम मैटर या पदार्थ को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, तो हमें छोटे से छोटा जो भाग मिलते जाएगा। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस फॉर्म में चलते जाएगा, ये इनका कहना था। ठीक है, और एट द लास्ट में विल गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, तो इनका कहना था कि अगर हम लोग इसी प्रकार से पदार्थ या मैटर जो है उसको डिवाइड करते जाएंगे तो एट द एंड हमें सबसे एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, उसको हम आगे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, और इसी फिलॉसफी के अनुसार इन्होंने जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहा, परमाणु कहा। देखो, बेस्ड ऑन दिस फिलॉसफी कनद वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, टू प्रपोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। ठीक है, तो कनद क्या थे, कनद अपने इंडियन फिलोसफर थे और वो सबसे एक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया, जिन्होंने बोला, है ना, जिन्होंने प्रपोज किया कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है और छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम क्या है, उसे हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, परमाणु। ठीक है, परमाणु। बात आ रही समझ में? तो ये अपने इंडियन फिलोसफर का कहना था एटम्स के बारे में। हम लोग चर्चा करेंगे ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या कहा एटम्स के बारे में, क्या इनका थॉट प्रोसेस रहा है। ठीक है, क्या इन्होंने बेसिकली कंसेप्ट्स बताए एटम के बारे में, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। कनद के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि महर्षि कनद ने क्या क्या जो चीज़ें बताई है एटम्स के बारे में, कितना सच है, क्या चीज़ें रही अब तक, क्या वैलिड है अब तक। ठीक है, देखो कनद को पहला इंसान माना गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको याद ही रखनी है, क्योंकि ये पूरी थ्योरेटिकल क्लास चल रही है। जो आपको टीचर्स स्कूल में पढ़ाएंगे, जो कहीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे, दैट इज द सेम थिंग एक्चुअली आई एम डूइंग हियर। ठीक है, तो सेम चीज़ है, जो नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। स्टिल वीडियोस देखते टाइम हमेशा नोटबुक एंड पेन लेकर के बैठिए, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद रहने वाला है। चलिए, तो डेमोक्रिटस साहब और ल्यूकिपस साहब के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। देखो ये हैं अपने डेमोक्रिटस साहब, ठीक है, अपने ग्रीक फिलोसफर हैं, और ये भी अपने हैं ल्यूकिपस साहब। ठीक है, ये दो अपने ग्रीक फिलोसफर साहब हैं जिन्होंने क्या करा, एटम्स के बारे में काफ़ी जानकारी प्रोवाइड करी। उनका थॉट प्रोसेस क्या था, दे सजेस्टेड दैट when we keep on dividing the matter there comes a time when no more division of particles can take place। देखो इनका कहना क्या था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है, तोड़ते चले जाएंगे, तो हमें एक ऐसा समय जरूर मिलेगा, ठीक है, जिसके बाद कोई भी डिवीजन नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? तो इनका जो थॉट प्रोसेस था कहीं ना कहीं कनद से काफी ज्यादा मिलता जुलता था। कनद ने जो थॉट प्रोसेस बताए या जो कंसेप्ट बताए एटम्स के बारे में, दैट इज द सेम थिंग, है ना। उन्होंने भी तो यही चीज बताई कि एक ऐसा समय आएगा जहां पर आपको आगे सब डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा, और इन ग्रीक फिलोसफर्स का भी कहना कुछ यही था। अब देखो गलती कहां पर हुई, इन्होंने कहा सच पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। अब उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है ना, जहां से डिवीजन होना रुक जाए उनको इन्होंने एटम्स कहा, और इसी को कहा कि एटम्स आर इनडिविजिबल। बात समझ में आ रही है, देख रहे हो तुम? ठीक है, ये कह रहे हैं कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल है, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर एटम्स की डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं ना जो एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, दैट इज प्रोटॉन्स हो गया, या न्यूट्रॉन्स हो गया, ये सब क्या है, ये एटम्स के डिवीजन से ही मिले हुए हमें एंटिटीज हैं, पार्टिकल्स हैं। तो एटम्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। बात समझ में आ रही है? तो ये इनका थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर फेल हो जाता है, और हम लोग जो इनका थॉट प्रोसेस है वो समझ सकते हैं, बट इनका जो मेन कंसेप्ट था एटम के बारे में उसकी ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ से हमें नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इनडिविजिबिलिटी या एटम्स की डिविजिबिलिटी, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। यहाँ से क्या एटम्स डिवाइड हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, इनके बारे में जानकारी आपको मिल गई। यहाँ से आगे यहाँ पर तो हमें इनडिविजिबिलिटी के बारे में सारी जानकारी मिल गई, हम लोगों ने समझ लिया किस प्रकार से एटम डिवाइड होंगे नहीं होंगे। आगे जो बेहतरीन कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं दैट इज अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है,
अब देखो कुछ कुछ ऐसे केमिस्ट रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम करा है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जिसमें मैं आगे पढ़ाऊंगा कुछ आपको केमिस्ट के बारे में, जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे लॉज दिए हैं एंड वो लॉज आज तक प्रिवेलेंट हैं, आज तक वैलिड हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, ये 3 प्रकार के लॉज हैं जो कि ये साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। हमें इनमें से बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हमें ये 2 मेजरली पढ़ने हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, एंड अपने ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस वाले, ये 2 बेसिक से हमें लॉ यहाँ पर पढ़ने हैं। मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है, ना तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपको समझ लेना है। चलिए अब आगे मैं इंडिविजुअली आपको बताता हूँ कि ये लॉ किसने दिया, क्या है ये लॉ एक्चुअली में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, इट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर इन 1774। बात समझ में आ रही? तो ये जो खूबसूरत इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या इनके हेयर स्टाइल को आप देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन हेयर स्टाइल है इनके, इन्हें हम कहते हैं एंटोनी लेवोजियर। बात आ रही समझ में? एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। तो ही इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ठीक है, काफ़ी फेमस केमिस्ट, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट अगर हम बोले इन्हें, ठीक है, क्योंकि इनके लॉस आज तक वैलिड है, इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किया है, ठीक है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिकल रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंटोनी लेवोजियर के द्वारा इस लॉ को दिया गया है 1774 यानी कि 1774 में, ठीक है। अब ये लॉ कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आपको याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। देखो यार, जो मैं अब कह रहा हूँ रट लेना है, बिल्कुल रट लेना है, जो याद कर लेना याद कर लेना है, जो मैं कहूँगा स्किप कर जाना, स्किप कर जाना, मज़ा आ जाएगा एग्जाम में, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, लेवोजियर साहब का कहना था कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, है ना, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में या तो रिएक्टेंट्स, या तो प्रोडक्ट के साइड या तो रिएक्टेंट के साइड, किसी भी साइड कोई नए सब्सटेंसेस का ना तो एक तरीके से क्रिएशन हो सकता है, ना तो वो विलुप्त हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। बात आ रही समझ में? तो अगर इस किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल A+B कन्वर्ट्स इनटू AB, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि रिएक्टेंट के साइड आपको कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा प्रोडक्ट एक्चुअली सब्सटेंसेस देखने को मिल जाए और प्रोडक्ट के साइड पे कुछ दूसरे एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से इस लॉ को हम लोग पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, इसको एक प्रकार से और हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इस लॉ को हम लोग इस प्रकार से भी जानते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन ए गिवन केमिकल रिएक्शन। दोबारा से कह रहा हूं, याद कर लेना, सुन लेना, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ लिख दे रहा हूं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बात आ रही समझ में? तो ये एक बेसिक सा यहाँ पर लॉ है, इसी लॉ को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट वाला फैक्टर हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग इस प्रकार से जानते हैं, और ये वाला केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अपने पास लॉ के वैलिडेशन के फॉर्म में ये वाला स्टेटमेंट रहने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर समझाता हूँ। देखो देखो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यहाँ पर पेन का कलर मैं थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, H2 + O2 कन्वर्ट्स इनटू 2H2O, बैलेंस कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, जिसने बैलेंसिंग वाली मेरी वीडियो देखी होगी उसको याद होगा कि हाँ, बैलेंसिंग के टाइम पे भी मैंने यही लॉ के बारे में चर्चा करी थी, सेम लॉ। उस टाइम पे भी बताया था कि बैलेंसिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, बताया गया था। मैंने बताया था उस टाइम पे भी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम लोग एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, बताया गया सब चीज़ें, ठीक है। चलिए अब देखो, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा जोड़ने की काम करो, है ना, आपको जोड़ना है कि क्या मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट सेम है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका मास कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका मास कितना होगा, सबसे पहले इसको जोड़ो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 16, 18, 18 2 36, ये 36 ग्राम होता है। इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा यहाँ पर 32 और 2 2 4 + 4, तो यहाँ पर 36 ग्राम, और ये भी 36 अगर ग्राम में लिया जाए। तो आपको बात समझ में है, यहाँ पर जो मास ऑफ रिएक्टेंट है और मास ऑफ प्रोडक्ट है दोनों ही बराबर हो चुका है, और यही हर एक केमिकल रिएक्शन में फॉलो भी होता है, हर एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, लेट मी करेक्ट, ठीक है। हर एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आपको सेम यही चीज़
फॉलो होती हुई दिखाई देगी। बात आ रही समझ में? तो यही एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपने दिमाग में भी सोच सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे को 2-3 एग्जाम्पल जरूर बता देना जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे इस प्रकार से रिलाई करते हैं। देखो अब दूसरा लॉ हमें पढ़ना है यहाँ पर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बारे में। ठीक है, दिया गया था किनके द्वारा? एंटोनी लेवोजियर नहीं, जोसेफ प्रॉस्ट। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, ये है अपने जोसेफ प्रॉस्ट। ठीक है, चले 1779 में। तो ये लॉ की अगर बात करी जाए तो इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट इन 1779। अब देखो ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या कहता है? अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। समझना इस चीज को, बहुत महत्वपूर्ण है। कहता क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड मिलते हैं या कोई कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, उनके एक प्रकार से जो भी एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में रहेंगे। ठीक है, और रेशियो में क्या? वो फिक्स रेशियो बाय मास। बात आ रही समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल देखो H2O है। ठीक है, H2O क्या एक कंपाउंड है ना? अब H2O एक कंपाउंड है तो हम जानते हैं इस बारे में कि अगर H2O की बात करी जाए, ठीक है, तो इंडिविजुअल इनकी अगर इंडिविजुअल मासेस की बात करूं, ठीक है, जैसे इसको मैं थोड़ा सा रेशियो फॉर्म में ले रहा हूं। इंडिविजुअल रेशियोज की अगर बात करें तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। मासेस है इनके, है ना? हाइड्रोजन का मास क्या होता है 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास 16 हो जाएगा। रेशियो के फॉर्म में क्या हो जाएगा ये 1:8 हो जाएगा। अब कहने का यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि H2O हमेशा 1:8 के ही फॉर्म में 1:8 के ही रेशियो में कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, इसके अलावा कोई भी दूसरा रेशियो नहीं हो सकता। बात आ रही समझ में? आ रही है बिल्कुल भी बात समझ में? कहीं पे भी अगर आपको तकलीफ होगी बता सकते हैं। चलिए देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लो NH3 का। ठीक है, अब NH3 भी क्या है कंपाउंड है। अब NH3 को भी अगर मैं तोड़ दूं रेशियो के फॉर्मेट में तो ये 3 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मासेस कितना होगा। एटॉमिक मासेस में आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अगर जानकारी होगी इस बारे में तो हमें पता है कि सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो 14 इसको लिखते हैं हम, है ना? तो 14:3 क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एटॉमिक मास हो जाएगा। यही वो रेशियो है जिसमें ये कंपाउंड फॉर्मेशन होने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या जाना, आज हम लोगों ने 2 लॉज कंप्लीट कर लिए और काफी मेजर पोर्शन आज हम लोगों ने शुरुआत कर लिया है। आगे भी इसी प्रकार से चलेंगे। ये अपना फिक्स्ड रेशियो हो गया और इसी रेशियो में हमेशा और हमेशा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसी रेशियो में हमेशा और हमेशा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही है? और यही बात जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा कही गई। ठीक है, तो केमिकल कॉम्बिनेशन के अनुसार हमें 2 यहाँ पर लॉज पढ़ने थे, 2 लॉज पढ़ चुके हैं हम यहाँ पर। मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में दे दूंगा। आज की वीडियो लेक्चर इतना एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में रखा है क्योंकि आज महत्वपूर्ण काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।